नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, चुनाव धीरे धीरे चरम पर आ रहा है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन नामांकन भरना भी जो सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने शुरू नहीं किया है। कमोबेश सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। सांवेर और सागर दोनों इंटरेस्टिंग माना जा सकता है। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट, इनका कार्यकाल भी 21 अक्टूबर को बतौर मंत्री खत्म हो रहा है। देखिए, सांवेर और सुर्खी दोनों उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नंबर 1 और नंबर 2 सिपा सलार तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत मैदान में है। पूरे प्रदेश की निगाहें हैं इन दोनों उपचुनाव पर। अब एक विचित्र स्थिति इस उपचुनाव के दौर में जो बनने जा रही वो है कि 21 अक्टूबर को तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत गैर विधायक रहते हुए 6 महीने पूर्ण कर लेंगे। और एक संवैधानिक व्यवस्था है कि यदि आप विधायक नहीं है तो मंत्री पद पर अधिकतम 6 महीने रह सकते हैं। तो एक तो चुनाव का कड़ा मुकाबला, जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, और उस दौर में यदि मंत्री पद चला जाए और 21 तारीख तक आपके साथ मंत्री जुड़ा रहे और 22 अक्टूबर को पूर्व मंत्री जुड़ जाए, तो एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। कांटा जोड़ मुकाबला का जो भी चुनाव हो, वहां अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वास्तव में उम्मीदवार के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अब इसका निदान केवल एक ही है, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थितियां हैं उसमें लगता नहीं कि वो निदान हो पाएगा। निदान ये रहता है कि सामान्यतः ऐसी स्थिति में 21 अक्टूबर तक का यदि कार्यकाल है, 21 अक्टूबर के बाद यदि वो मंत्री रहने की पात्रता खो रहे हैं, तो एक दिन का गैप देख के पुनः मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि वर्तमान स्थितियां जो है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। तो संभावना यही बन रही है कि 21 अक्टूबर के बाद तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को पूर्व मंत्री की हैसियत से ही चुनाव मैदान में रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कमोबेश स्थितियां वैसी नहीं है जैसा सोचा जा रहा था। बहरहाल कॉन्फिडेंस की बात आपने लिखी है कि कमलनाथ और जो बसपा की रामबाई है उनका कॉन्फिडेंस बहुत गजब का है। कमलनाथ सरकार बनाने को लेकर कटिबद्ध हैं और कॉन्फिडेंट हैं, और वही रामबाई जो है वे बसपा के 15 विधायकों को जीतने का दावा करती है। देखिए, कमलनाथ के कॉन्फिडेंस को लेकर तो हम 2-3 बार पहले भी बात कर चुके हैं कि कमलनाथ का कॉन्फिडेंस गजब का है। वो बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि मेरी मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी हो जाएगी। ये कमलनाथ मान के चल रहे हैं। और पूरी इस विधानसभा के जो उपचुनाव है, 28 उपचुनाव, 28 क्षेत्रों की सारी प्लानिंग कमलनाथ बहुत माइक्रो लेवल की, जिसको कहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैदान में कमलनाथ की जो प्लानिंग है वो मैदान में कहीं असरकारक होती दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन कमलनाथ का कॉन्फिडेंस अपनी जगह। लेकिन इन दिनों एक चर्चा बड़ी जोरों पर है, और अलग अलग 2-3 टेलीविजन डिस्कशन में मैंने देखा जिसमें मैं सहभागी था, कि बसपा के लीडर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अभी पिछले दिनों रामबाई एक डिस्कशन में साथ में थी, तो उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने भी उन लोगों को बहुतायत में टिकट दिए जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और कांग्रेस ने भी 11 ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो या तो बसपा से या भाजपा से या बहुजन संघर्ष दल से छोड़ के आए। तो 11 ऐसे टिकट कांग्रेस ने भी दिए हैं। तो रामबाई का तर्क बड़ा रोचक लगा मुझे। उनका कहना था कि पिछली बार भी जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तो उसमें बसपा के 2 विधायकों की बहती भूमिका थी। यदि बहन जी यानी मायावती समर्थन नहीं देती तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार नहीं बन पाती। उनका कहना है कि जब 230 सदस्य विधानसभा में हमारे 2 विधायक अहम भूमिका निभा सकते हैं, अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, और उसमें हमारे 15 विधायक जीत के आ जाते हैं, तो हमारी अहम भूमिका सरकार बनाने में क्यों नहीं रहेगी। वो बोले, आप कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बनाने की बात क्यों करते हैं? यदि हमारे 15 विधायक जीत के आते हैं तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में बसपा सरकार बनाने का दावा करे और कांग्रेस या भाजपा उसको बाहर से समर्थन दे। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक तो कमलनाथ का कॉन्फिडेंस है, कमलनाथ बहुत कॉन्फिडेंट है, और दूसरा रामबाई जिस तरह की बात कर रही हैं बसपा के उम्मीदवारों को लेकर कि जिस तरह का गद्दार वफादार टिकाऊ बिकाऊ जो सब मामला चल रहा है, उसके बीच में कहीं ऐसी स्थितियां, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, राजनीतिक दृष्टि से हम विश्लेषण करें
अगर मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हम एक सरसरी नजर भी मारे तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन किसी पार्टी के एमएलए में इतना कॉन्फिडेंस होना एक बड़ी बात है। सही बात कही, लेकिन इन दोनों के कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके कॉन्फिडेंस की भी बात करना चाहता हूं। आपके, मुझे अच्छे से पता है कि सारे विधानसभा क्षेत्रों में सूत्र को बहुत सारे हैं, राजनेताओं से लेकर बाकी संपर्क भी आपके काफी हैं, और जब जब आपने प्रिडिक्ट किया है किसी भी चुनाव के पहले, लगभग वे बातें शब्दशः सही साबित हुई है। तो आपका अगर आकलन की बात करें तो क्या लगता है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में पहला दौर जब ये माना गया था कि मध्य प्रदेश में 3-4 महीने बाद उपचुनाव होंगे, तब निश्चित तौर पर गद्दार बनाम वफादार का मुद्दा बड़ा चर्चा में था, और हम भी आम जनता के बीच में जब जाते थे तो लगता था कि हाँ, ये मुद्दा बड़ा असरकारक है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से 11 टिकट दल बदल करके आए लोगों को दिए, उसके बाद यह मुद्दा तो गौण हो गया है। अब दूसरा मुद्दा रहता है कि उपचुनाव में, किसी भी उपचुनाव में, हालांकि इस बार के उपचुनाव का स्वरूप बहुत अलग है, लेकिन किसी भी उपचुनाव में मध्य प्रदेश का पिछले 25 साल का सिनेरियो अगर हम देखें तो किसी भी उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल के प्रति लोगों का रुझान इसीलिए हो जाता है कि अब जैसे मध्य प्रदेश में आने वाले 3.5 साल रुझान भाजपा की सरकार है, लोगों का कहना है कि भाई क्षेत्र का विकास भी एक बड़ा मुद्दा इस दौर में हो जाता है। तो लोगों को लगता है यार कि जिस पार्टी की सत्ता है उसी को हम वोट दें, 3.5 साल कम से कम हमारा जनप्रतिनिधि उस पार्टी का रहेगा तो क्षेत्र में कुछ काम हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा मानना है कि चुनाव मध्य प्रदेश के ये 28 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव बहुत कड़े मुकाबले में है। आकलन बहुत मुश्किल है अभी इस दौर में आकलन, लेकिन मेरा जो अनुमान अभी तक है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 के आसपास सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हो जाए। और इस चुनाव का एक सुनील जी बड़ा फैक्टर ये भी है, यदि इक्वल मार्जिन रहता ना, यदि जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए 27-28 सीटें चाहिए और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए केवल 9 सीटें चाहिए, लेकिन अगर ये मार्जिन डिफरेंस कम होता सीटों का तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भाजपा के लिए अच्छी खासी चुनौती मध्य प्रदेश में खड़ी कर देगी। सही बात है। मैं जो आकलन आपने दिया है, जो आंकड़ा आपने दिया है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं से बात हुई तो वे भी इसके आसपास के आंकड़े पर ही बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी सीटों की बात कर रहे हैं। अरविंद जी, सुमित्रा महाजन जी की भूमिका के बारे में भी आपने लिखा है कि वे दादी के बतौर, अब एक पालक के बतौर इंदौर में अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगी, क्या कहते हैं? सुमित्रा जी लगभग मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से इन दिनों बाहर है, वो खुद भी मानती हैं जी। और पार्टी में अपनी भूमिका का निर्धारण उन्होंने खुद कर लिया है। कल भारतीय जनता पार्टी का जो 7 विधानसभा क्षेत्रों का वार रूम इंदौर में बनाया गया, उसका शुभारंभ था और कल सुमित्रा जी ने खुद अपनी इस भूमिका का खुलासा किया। भाई पारिवारिक स्तर पे तो वो दादी का दर्जा बहुत पहले हासिल कर चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी अब उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं मार्गदर्शक की भूमिका में रहूंगी। जिस तरह से एक परिवार में दादी की भूमिका रहती है, ठीक उसी भूमिका में मैं अब आ गई हूं, मैं मार्गदर्शक की भूमिका में रहूंगी। मतलब जिससे आप बहुत आसान भाषा में कहे ना, तो रोजमर्रा की जो राजनीति है उससे सुमित्रा जी ने अब पल्ला झाड़ लिया। और एक 9 बार सांसद रही महिला, देश की लोकसभा के अध्यक्ष रही, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी नेता के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से अपनी भूमिका का जो निर्धारण करा है सुमित्रा महाजन ने। वो आज की जो स्थितियां है राजनीति में, और जिस तरह से बीजेपी में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट लाइन केंद्रीय नेतृत्व ने खींच दी है कि 50 से 55-60 की उम्र के नेता जो हैं बीजेपी की मुख्य धारा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सुमित्रा जी जैसे वरिष्ठ नेताओं का अपनी भूमिका का निर्धारण खुद कर लेना बड़ी बात। एक और रोचक प्रसंग है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी जो अक्सर ट्रबल शूटर की भूमिका में रहते हैं और चुनावों के दौर में उन्हें समन्वयक के तौर पे पार्टी इंदौर में हमेशा मौका देती है, उन्होंने भी कल कहा कि भाई मेरी भूमिका तो जिस तरीके से जामवंती की भूमिका रहती है, ठीक उसी तरह की भूमिका मेरी पार्टी में हो गई है। मतलब बाबू सिंह रघुवंशी पार्टी में ट्रबल शूटर की भूमिका में या रणनीतिकार की भूमिका में लंबे समय से रहे, लेकिन कल उन्होंने खुद ये रिवील किया कि भाई अब मेरी भूमिका भी पार्टी में जामवंत की जैसी स्थिति में हो गई है। तो सुमित्रा महाजन भाजपा में अब दादी माँ की भूमिका में आपको दिखेंगी, और बाबू सिंह रघुवंशी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो खुद कह चुके हैं कि जो भूमिका हम अलग अलग स्तर पर जामवंत की देख चुके हैं, वही भूमिका बाबू सिंह रघुवंशी। ये जामवंत की भूमिका, ये दादी की भूमिका, क्या लगता है जो पार्टी आला कमान ने कड़ा रूप अख्तियार कर लिया था,
उम्र दराज नेताओं के लिए, तो वे स्वयं अपनी सम्मानजनक विदाई अपने आपको मुख्य धारा की देखिए सुनील जी, स्वाभाविक भी, और मैं इसे बहुत ठीक मानता हूँ कि जो सुमित्रा महाजन जैसा नेता या बाबू सिंह रघुवंशी जैसा नेता जो जिन्होंने खूब पॉलिटिक्स को एंजॉय किया, जिसको हम कहें, सुमित्रा महाजन मतलब आप देखिए ना कितना लंबा करियर, और देश में आज भी उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। साफ सुथरी राजनीति, सुचिता वाली राजनीति के लिए एक अलग ही अपनी आइडेंटिटी है। और तो पार्टी की एक पार्टी के स्तर पे गाइडलाइन तय हो गई, तो फिर क्यों नेताओं को पछड़े में पड़ना चाहिए, उनको उसका अनुसरण करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी भूमिका का निर्धारण खुद कर लेते हैं तो एक बहुत सम्मानजनक माना जाएगा ये। खासगी वाला ट्रस्ट का मुद्दा बहुत चर्चा में है अरविंद जी, और यहाँ जो इकबाल अहमद पहले कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी, उसको लेकर भी आपने लिखा। देखिए, खासगी ट्रस्ट का मामला इंदौर पूरे प्रदेश में चर्चा में हो, जिस तरीके से हाईकोर्ट की डबल बेंच के डिसीजन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ताबड़तोड़ बैठक बुलाई, ये मामला ईओडब्ल्यू को हैंडओवर किया, और ईओडब्ल्यू ने स्पेशल टीम्स बनाकर जिस तरह की पड़ताल शुरू कर दी है, उसके चलते ये पूरा मामला बहुत चर्चा में। अरबों की संपत्ति है खासगी ट्रस्ट की, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अनेक राज्यों में, और बहुत बेशकीमती संपत्ति। मुझे अच्छे से ध्यान है कि 1997-98 के दौर में जब इकबाल अहमद इंदौर के संभाग आयुक्त थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था, और उन्होंने कहा था बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इंदौर के जो संभाग आयुक्त हैं उनकी खासगी ट्रस्ट में कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए। संभाग आयुक्त अपनी भूमिका का निर्वहन करे, खासगी ट्रस्ट अपनी भूमिका का निर्वहन करे। और मुझे लगता है कि इकबाल अहमद जो कानून के बड़े जानकार हैं, उन्होंने ये इस मकसद से कहा था कि यदि खासगी ट्रस्ट में इंदौर के संभाग आयुक्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति है, अगर संभाग आयुक्त आज खासगी ट्रस्ट में नहीं रहते, इकबाल अहमद की बात मान ली जाती, तो खासगी ट्रस्ट के जो प्रस्ताव संभाग आयुक्त के पास आते, उस पर वो एक निष्पक्ष नजरिए से अपनी टिप्पणी दे पाते, निष्पक्ष नजरिए से देख पाते। अब एक तरफ तो आपने संभाग आयुक्त को खासगी ट्रस्ट में प्रतिनिधि बना रखा है, तो खासगी ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर वो निर्णय लेते हैं, और फिर उसके बाद संभाग आयुक्त की हैसियत से उसे राज्य सरकार के पास आगे बढ़ाते, तो एक बड़ी विचित्र भूमिका हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इकबाल अहमद ने जो पत्र उस समय सरकार को लिखा था, उस पर सरकार यदि निर्णय ले लेती और संभाग आयुक्त को खासगी ट्रस्ट से बाहर रखती, तो आज कई अधिकारियों पे जो उंगली उठ रही है, वो मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठती, और अगर वो ट्रस्ट के निर्णय में भागीदार नहीं रहते तो बहुत निष्पक्षता के साथ अपनी राय से सरकार को अवगत भी करवा पाते। रिटायर हो चुके हैं महेश चंद्र चौधरी, जनक कुमार जैन, एमबी ओझा को लेकर भी आपने लिखा है कि कहीं ना कहीं ये विस्थापन की बाट जोड़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं ये लोग। देखिए, ये सब महेश चंद्र चौधरी हो, जेके जैन हो, जो दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और एमबी ओझा जो इसी महीने के अंत में सेवानिवृत्त होंगे, ये राज्य प्रशासनिक सेवा के बहुत ही धुरंधर अफसर हैं, और इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रहे हैं। महेश चंद्र चौधरी और जेके जैन तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, और एमबी ओझा निकट भविष्य में होने वाले हैं। महेश चंद्र चौधरी जबलपुर के कमिश्नर थे, जेके जैन सागर के कमिश्नर थे, और एमबी ओझा ग्वालियर के कमिश्नर थे। तो अब इन तीनों अधिकारियों को अपने विस्थापन का इंतजार है। हालांकि महेश चंद्र चौधरी और जनक कुमार जैन तो रिटायर होने के बाद लाइन में है कि विस्थापन हो जाए, लेकिन मुझे संभावनाएं ज्यादा एमबी ओझा को लेकर दिख रही हैं, जो विदिशा के कलेक्टर भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भोपाल के कलेक्टर भी रहे, मुख्यमंत्री के बहुत विश्वस्त अधिकारियों में हैं, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एमबी ओझा रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ी अहम भूमिका में नजर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कि महेश चंद्र चौधरी और जेके जैन को भी सरकार उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव के मद्देनजर कोई भूमिका दे दे। शहडोल भी धीरे धीरे बहुत चर्चा में आ रहा है। इसके पहले वहां पर एक ऑडियो वायरल हुआ था माइनिंग डिपार्टमेंट का, अभी एक पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ है। क्या कहते हो इसको लेकर? जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें परेशानी बढ़ सकती है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक एडीजी स्तर के अधिकारी को एक कबाड़े का कारोबार करने वाला व्यक्ति खुली चुनौती दे, और जिन शब्दों का उपयोग वो कबाड़ी कर रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अप्रिय स्थिति है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी के लिए। और शहडोल, ऐसा कहा जा रहा है कि वो संवाद जो है, उस कबाड़ी का वो संवाद जो है, वो शहडोल रेंज के एडीजी जी जनार्दन के साथ हो रहा है। जी जनार्दन भारतीय पुलिस सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, और एडीजी पद पर पदोन्नति के बाद भी उन्हें सरकार ने शहडोल रेंज का आईजी एडीजी बना रखा है। तो जिस लहजे में कबाड़ी संवाद कर रहा, और जिस तरह से बैकफुट पे पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं,
उसमें उससे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं कबाड़ी ने कोई ऐसी नस दबा रखी है जिसके चलते इतना वरिष्ठ अधिकारी इतनी लाचारी के साथ बात कर रहा है, और कबाड़ी जो है वो उन्हें खुली चुनौती देता नजर आ रहा है कि कहीं आपका भी हश्र वी मधु कुमार जैसा ना हो जाए। वो खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। आईएएस अफसर राजीव शर्मा के बारे में भी आपने लिखा है कि सपाक्स को मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चुनाव के समय वे थोड़े से बैकफुट पर आ गए थे और अभी अपनी किताबों को लेकर चर्चा में। देखिए, राजीव शर्मा, इसमें कोई दो मत नहीं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो 2008 के पहले हुए थे, उसके पहले सपाक्स को लेकर जो प्रदेश में स्थिति बनी थी उसके मुख्य रणनीतिकार राजीव शर्मा ही। और कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने सपाक्स ने अच्छी खासी परेशानी खड़ी कर दी थी। और जिस तरह से शासकीय कर्मचारी एकजुट हुए थे और छोटे छोटे कस्बों में उनकी एकजुटता दिखने लगी थी, उससे कांग्रेस और भाजपा दोनों को खतरा नजर आने लग रहा। भाजपा को खतरा ज्यादा नजर आ रहा था क्योंकि पार्टी सत्ता में थी और सपाक्स का जो उद्देश्य था वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का भी था। और राजीव शर्मा उस दौर में मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में थे। लेकिन जब से हीरालाल त्रिवेदी सक्रिय हुए सपाक्स में, तो राजीव शर्मा बैकफुट पे आ गए। उन्होंने अपनी भूमिका बहुत सीमित कर ली। और ठीक भी है, जब एक दल में, और राजीव शर्मा का बहुत स्पष्ट कहना था कि हमने सपाक्स का गठन राजनीति के लिए नहीं किया, चुनाव के लिए नहीं किया, हमने चुनाव मैदान में उतरने के लिए नहीं किया। हमने सपाक्स का गठन उन राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए किया है जो सत्ता में आने के पहले तो लंबे चौड़े वादे करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब हीरालाल त्रिवेदी सक्रिय हो गए सपाक्स में, तो राजीव शर्मा ने अपनी भूमिका बहुत सीमित कर ली। और चूंकि पढ़ना लिखने से वास्ता रखने वाले अधिकारी हैं राजीव शर्मा, उन्होंने बहुत ही गजब की पुस्तक लिखी है, विद्रोही सन्यासी, शंकराचार्य पर केंद्रित ये पुस्तक है। ये पुस्तक देश भर में चर्चा पर है और अमेजन पे जो है टॉप 10 सेलिंग जो बुक्स हैं उस पर है। और जिस सेक्शन की ये बुक है उसमें तो टॉप 5 में है। तो मतलब एक राजीव शर्मा सपाक्स की राजनीति से भले बैकफुट पे आ गए हों, लेकिन उनका ये जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है और विशेषकर फिक्शन वाला जो सेक्टर है उसमें जो ये योगदान है वो बड़ा अद्भुत है। और ये पुस्तक चर्चा में है और आप मतलब कई बार तो ये अनुपलब्ध रहती है। और अमेजन पे किसी पुस्तक का टॉप 10 में आना बड़ी बात है। तो राजीव शर्मा की ये उपलब्धि जो है वो काबिले तारीफ है। जल्दी ही वो जो है एक और पुस्तक लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब भी मैं मिलूंगा तो विस्तार से आपको बताऊंगा। सही बात है। ध्रुपद संस्थान गुंदेचा बंधुओं की वजह से चर्चा में था और अब इंदौर का संगीत महाविद्यालय भी चर्चा में आ गया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर का संगीत महाविद्यालय जो देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है, वहां पर इन दिनों ध्रुपद संस्थान जैसी स्थिति बन रही। और चलिए, ध्रुपद संस्थान में तो जब ऐसी स्थिति बनी तो उमाकांत गुंदेचा ने बहुत सख्ती दिखाते हुए अखिलेश गुंदेचा को जांच पूरी न होने तक समस्त दायित्वों से मुक्त कर दिया। लेकिन इंदौर के संगीत महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं अरुण मोराने, जो खुद बहुत अच्छे सितार वादक हैं, वो अपने स्टाफ के एक व्यक्ति सुनील मसूरकर, जिनके खिलाफ की स्टूडेंट्स ने बड़ी अलग अलग तरह की शिकायतें की, और मतलब कई बार उन शिकायतों को सुनने के बाद हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। इसकी गंभीर शिकायतें सामने आने के बाद भी अरुण मोराने जो है वो सुनील मसूरकर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि जब छात्रों ने विद्रोह कर दिया और विशेषकर छात्राएं मुखर हुई, तो सुनील मसूरकर ने एक माफीनामा लिखा। माफीनामा पे भी जब छात्राएं संतुष्ट नहीं हुई तो उस पर 5 पंचों की साइन हुई। और उस 5 पंचों की साइन होने के बाद भी प्राचार्य आज भी सुनील मसूरकर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि कैसी विचित्र स्थिति है कि जिन छात्राओं ने सुनील मसूरकर के आचरण को लेकर शिकायत की, उन छात्राओं का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी संस्थान ने सुनील मसूरकर को दे रखी है। इंटरनल के रूप में वही छात्राओं की परीक्षा लेंगे, इन्हीं छात्रों की परीक्षा लेंगे। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति, और समझ में नहीं आ रहा कि अरुण मोराना जैसा गंभीर व्यक्ति आखिर इस मामले में इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है। जबलपुर, बालाघाट, होशंगाबाद में डीआईजी पद के पद खाली पड़े हुए हैं। इंदौर में महिला अपराध में भी डीआईजी का पद खाली रखा हुआ है। जी, वही बड़ी हैरत की बात मानी जा रही है कि पुलिस मुख्यालय में डीआईजी रैंक के अफसरों की भरमार है, लेकिन कई रेंज, 4 रेंज जो हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। वहाँ डीआईजी रेंज के अफसरों की जरूरत है। इसी तरह इंदौर, भोपाल, रीवा में महिला अपराध में डीआईजी रेंज के अधिकारियों
की पदस्थापना होना बाकी है। तो आखिर चर्चा का विषय कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस मुख्यालय में तो अफसरों की भरमार है और फील्ड के लिए अफसर मिल नहीं रहे। अभी परिवहन मंत्री जो है गोविंद सिंह राजपूत, उनके जो ओएसडी रहे उनकी कोरोना से डेथ हुई, उनको ढूंढने में भी उनको काफी समय लगा था। देखिए, नीलकंठ खर्चे को अपने स्टाफ में लाने के लिए गोविंद राजपूत ने काफी मशक्कत की थी और उसका आशय भी मैंने आपको बताया था कि वो कोई एक ऐसा व्यक्ति जानते थे जो परिवहन विभाग के कामकाज को अच्छी तरह से जानता समझता हो। क्योंकि नीलकंठ खर्चे परिवहन आयुक्त और अपर परिवहन आयुक्त के निजी सहायक रहते हुए सेवानिवृत्त हुए थे, तो उन्हें विभागीय कामकाज की पूरी जानकारी थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मंत्री जी के स्टाफ में शामिल होने के तत्काल बाद ही वो कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद भी बचाया नहीं जा सका। तो मंत्री जी को एक नए ओएसडी की तलाश है जो खर्चे का स्थान ले सके। ब्यूरोक्रेसी की बातें कर ली, राजनीति की बातें कर ली हमने, लेकिन मीडिया जगत की खबरें आपके पास होती हैं और आपके अलावा किसी के पास नहीं होती है, तो उन खबरों के बारे में भी बात करनी है। जी, एक अच्छी खबर ये है कि हमारे इंदौर के वरिष्ठ साथी सुधीर गोरे, जो इंडिया टुडे में भी रह चुके हैं, दैनिक भास्कर में भी रह चुके हैं और नई दुनिया डिजिटल के एडिटर रहे हैं, वो मुझे मालूम पड़ा है कि जल्दी ही किसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी से जुड़ने जा रहे हैं। और एक बड़ी इंदौर के लिए गौरव की बात होगी सुधीर गोरे का एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी से जुड़ना। लंबा अनुभव है पत्रकारिता का सुधीर गोरे को, एक अलग तरह की पत्रकारिता के लिए वो ख्यात है। तो अगर ऐसी स्थिति में वो किसी समाचार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ रहे हैं तो हमारे लिए वास्तव में गौरव की बात है। नई दुनिया में इन दिनों बड़ी उठापटक कर रही जागरण समूह ने नई दुनिया नव दुनिया में, और पिछले दिनों वहां के साथी कामकाज छोड़कर और नीचे आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हमारे साथियों को नौकरी से बेदखल किया जा रहा है, हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस समय नई दुनिया के सीईओ संजय गुप्ता ने ये कहा था कि वास्तव में बड़ी अस्थिरता की स्थिति, और पता नहीं 2 महीने बाद मैं भी यहाँ रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संजय शुक्ला ने अपने स्टाफ को भरमाने के लिए, उन्हें झूठी दिलासा देने के लिए इस तरह की बात कही है। लेकिन नई दुनिया में इन दिनों बड़ी चर्चा ये है कि छोटे वेतन वाले कर्मचारी प्रताड़ित किए जा रहे हैं और बड़े वेतन वाले मठाधीश जो हैं, जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद भी वो बरकरार है। नई दुनिया में ही कुछ बदलाव और हुए हैं। रोमनी घोष जो इंदौर में सिटी को कोऑर्डिनेट करती थी, उन्हें अब इंदौर में ही जो है वो स्टेट को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इंदौर में जो स्टेट को कोऑर्डिनेट करते थे मोहम्मद रफीक, उन्हें भोपाल में जो है नई दुनिया के स्टेट ब्यूरो में विशेष संवाददाता बनाया गया है। नई दुनिया के स्टेट ब्यूरो से एक वरिष्ठ साथी रविंद्र कैलासिया ने संस्थान को अलविदा कह दिया है। एक अच्छी खबर इंदौर से सुमेधा पुराणिक को लेकर भी है। नई दुनिया में लंबे समय तक रिपोर्टर रही, बहुत अच्छी मैदानी रिपोर्टर थी और हेल्थ और एजुकेशन बीट को उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। वो अब एमपी न्यूज में जो है आ गई हैं और इन दिनों बहुत अच्छे इंटरव्यूज कर रहे हैं। एक अलग मिजाज के इंटरव्यू जो आप और हम बात करते हैं ना कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ अलग होना चाहिए, तो सुमेधा प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नए फील्ड में आने के बाद बहुत अच्छा काम सुमेधा कर रही है। बहरहाल तमाम सारी खबरों पर हमने बात की, राजनीति की खबरों पर बात की, ब्यूरोक्रेसी की बात की, और साथ ही मीडिया जगत की जो बड़ी खबरें हैं उन पर भी बात की। वे खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती है, जो खबरें पहुंचती है उस खबरों के पीछे क्या, ये सब कुछ दिखाने का काम करते हैं अरविंद तिवारी, जिनकी गहरी पकड़ पत्रकारिता के इस क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो या पत्रकारिता जगत का क्षेत्र हो। बहरहाल अरविंद जी, आज के इस शो में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।